हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्जामिनेशन में पूछे गए जो सवाल है उनके ऊपर आपके साथ डिस्कशन हमारा चल रहा है। और इस सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी स्टेटिस्टिक्स और बैंकिंग से जो सवाल पुटअप हुए थे हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के पेपर में, उनको डिस्कस करेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको वेब स्टडी क्लासेस के जो डिफरेंट कोर्सेज है उनके बारे में भी बता देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो आपकी पढ़ाई और आपकी प्रैक्टिस दोनों का ख्याल रखा जाएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स चाहिए वो चेकआउट कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी ले सकते हो। और अगर आपको सब कुछ चाहिए, पीवाई क्या टेस्ट सीरीज, आपको डिटेल में क्लासेस भी चाहिए, तो सारी चीजें आपको मास्टर कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि जौन सा पहले बना उसे पहले लिखो और जौन से बाद में बने उसे बाद में आप लिखिए। तो हमें यहाँ पे इसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है जी। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा बना था? सबसे पहले इनमें से बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1935 में बना था। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बना था। इसके बाद हमारे पास आता है जी नाबार्ड, जो कि 1982 के अंदर बना था। बी सी ई की सीक्वेंस हमें देखने को मिल रही है। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है, वैसे तो सेबी देखने को मिलता है, जो यहाँ पे बना था 1988 के अंदर। और सिडबी हमारे पास जो बना था वो 1990 में बना था। बट ये जो सेकंड ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, इसके अंदर डी आपका पहले है और ए बाद में है, तो शायद ये स्टेट्यूटरी स्टेटस के हिसाब से सेबी को कंसीडर कर रहे हैं कि सेबी 1992 में स्टेट्यूटरी बॉडी बना था, तो शायद इस हिसाब से आंसर ये लोग दे रहे हैं। तो फिलहाल आंसर तो हमारे पास बी सी ई को कंसीडर करके वैसे ही ऑप्शन नंबर 2 का बन ही चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए, अगला सवाल लिस्ट वन लिस्ट टू की मैचिंग करनी है। बिल्कुल आसान सीधा सवाल है। लिस्ट वन में फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर कुछ इनिशिएटिव्स हैं और लिस्ट टू में है उनके ईयर्स। प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम जनधन योजना, ये आपकी लॉन्च की गई थी 2014 के अंदर। मुद्रा योजना, इसके अंदर आपके लोन्स दिए जाते हैं आपके छोटे एंटरप्रेन्योर्स को। तो यहाँ पे आपके अलग अलग कैटेगरीज में लोन दिए जाते हैं। 2015 के अंदर प्यारे दोस्तों ये जो स्कीम है वो लाई गई थी 2015 में। और इसके बाद है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये आपके एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्कीम लाई गई थी। और ये वाली जो स्कीम जनाब लाई गई थी 2016 में लाई गई थी। इसके बाद है पीएम वय वंदना योजना। ये वाली जो योजना है ये सीनियर सिटीजन के लिए एलआईसी लेकर आया था कि उनको पेंशन मिल सके, ऐसी कुछ योजना लेकर आया था। और ये सारे कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े हुए हैं। और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का प्यारे दोस्तों आपका जो है वो बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स। टी बिल्स के कौन से फीचर्स हैं? तो टी बिल्स आपका आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट को पैसे रेज करने होते हैं तो आरबीआई इशू कर लेता है। और ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये नेगोशिएबल सिक्योरिटीज होते हैं, आप आगे इनको फर्दर ट्रांसफर कर सकते हैं। इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑन मेच्योरिटी, ये वाला गलत है क्योंकि इनको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, डिस्काउंट पे इशू करते हैं, और इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। हाईली लिक्विड होते हैं, बिल्कुल मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है जी, हाईली लिक्विड है, शॉर्ट यील्ड आपको मिलती है, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट कोई ज्यादा हाई तो नहीं होती है। और हमें 3 ही चूज करने हैं, तो हम ए सी और डी को ऑलरेडी सही मान ही चुके हैं। तो करेक्ट आंसर आसानी से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following conditions is not true as per IRDA Act 1999 for entry of private players into the insurance market। तो हमारे IRDA Act 1999 के तहत कौन सी कंडीशन सही नहीं है रिगार्डिंग प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री इनटू द इंश्योरेंस मार्केट, वो आपको बताना है। The company's sole purpose is to carry on life insurance business or general insurance business or re-insurance business। तो बिल्कुल कंपनी का यही सोल पर्पस होना चाहिए। मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस 100 करोड़। मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर कैरिंग री इंश्योरेंस बिजनेस 300 करोड़। इस वाले पॉइंट में जनाब गड़बड़ है, हालांकि ये याद रखने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, बट ये 300 नहीं है, ये 200 करोड़ है फिलहाल प्रेजेंटली एज पर दी रेगुलेशंस। हो सकता है ये अमाउंट फ्यूचर में चेंज भी हो जाए।
Insurance companies are required to invest not less than 15% of their funds in infrastructure and social sector. तो बिल्कुल 15% आपको ये स्पेंड करना पड़ता है इंफ्रा और सोशल सेक्टर्स पे. ये वाले पॉइंट थोड़े से स्पेसिफिक है 2, 3, 4, और ये एग्जामिनेशन के समय तो प्रोविजन यही है, बट फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है. इनको याद करना सच में मुश्किल है. तो आपको जब एग्जामिनेशन आप जिस साल में देंगे उसके प्रोविजन थोड़े से देखने पड़ेंगे अगर आप इसमें स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, जो कि मैं तो वैसे एडवाइज नहीं करूंगा कितना डीप में जाके आप एक्ट्स वगैरह को पढ़ें. फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा. ऑप्शन नंबर 3 आंसर यहां पे हो जाएगा. चलिए तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो फॉर इंडियन पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स सेट बाय आरबीआई इज. तो देखो जी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का मतलब है कि एक बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए. अगर हम उसके रिस्क वेटेड एसेट्स को देखें उसके कंपैरिजन में उसके पास एडिक्वेट कैपिटल होना बहुत जरूरी है. अगर कैपिटल कम होगी तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे बैंक्स के लिए, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए लिमिट थोड़ी सी ज्यादा रखता है. वैसे नॉर्मली बैंक्स के लिए कम है, बट इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए जो लिमिट है ये ज्यादा रखी हुई है आरबीआई ने. ये 12% की लिमिट है. ये एग्जामिनेशन जिस साल में कंडक्ट हुआ है जी उस साल के अकॉर्डिंग 12% का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा. ऑप्शन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा. आरबीआई कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, बेसल नॉर्म्स, ये सब चीजों को लेकर आपको थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. चलिए अगला सवाल है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस द सिक्योरिटीज थ्रू. तो बताइए सेबी क्या इशू करता है? रेगुलेशन, रूल, गाइडलाइन, स्कीम, ऑर्डर. तो जनाब ये सारी चीजें ही सेबी इशू करता है. उसके रेगुलेशंस भी हैं, रूल्स भी हैं, गाइडलाइंस भी हैं, कुछ स्कीम्स भी लेकर आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, कुछ ऑर्डर भी जारी करता है ये. तो ये सारे आ जाएंगे. करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा. ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. चलिए अगला सवाल है जी, अरेंज द फॉलोइंग सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेशंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनेक्टमेंट. यानी कि जौन सी रेगुलेशन पहले आई थी उसे पहले लगाओ, जौन सी बाद में आई थी उसे बाद में लगाओ. सवाल थोड़ा सा डीप है क्योंकि इतनी सारी रेगुलेशंस और उनके ईयर्स याद करना थोड़ा सा मुश्किल कई बार हो जाता है. एंड यहाँ पे प्यारे दोस्तों इन सभी रेगुलेशंस के ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आईसीडीआर की जो रेगुलेशंस है वो हमारे पास 2009 के अंदर आई थी. इंटरमीडियरी की जो रेगुलेशन है 2008 के अंदर आई थी. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये तो रिसेंटली कंसेप्ट है, 2014 में रेगुलेशन आई थी जी. बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड कंपनीज ये थोड़ा पुराना है, 1998 की रेगुलेशंस है. लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, इसे एलओडीआर रेगुलेशन भी बोला जाता है, ये आपकी 2015 में आई थी. और अगर आप इसको इस ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन नंबर 1 का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंटल रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई. तो आरबीआई का डेवलपमेंटल रोल इनमें से कौन सा है जी, ये आपको यहाँ पे इस सवाल में पूछा जा रहा है. फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर द मॉनिटरी पॉलिसी. देखो मॉनिटरी पॉलिसी वाले जो काम है ना ये आरबीआई के मेन काम है. डेवलपमेंटल रोल यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए कुछ जनरल काम जो ये कर देता है. प्रिस्क्राइब ब्रॉड पैरामीटर ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, ये भी इसका कोर काम है. इश्यूज एक्सचेंजेस एंड डिस्ट्रॉयज करेंसी नोट, ये भी इसका कोर काम है. परफॉर्म्स अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस टू सपोर्ट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो बिल्कुल काफी सारे ऐसे छुटपुट काम कर लेते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करने के लिए, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह के ऊपर काम करता रहता है ये. तो ये डेवलपमेंटल रोल के अंदर आ जाएगा. करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का ही बनेगा. चलिए तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स. तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर हम पहले 7 नेचुरल नंबर्स की बात करें तो ये हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. तो आप इनका कैलकुलेशन करके भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, और इसके अलावा आप एक सीधा सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो. ये फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस 1/12 का अंडर रूट. ये सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो. n का मतलब है कि कितने नेचुरल नंबर्स आपको लेने हैं. तो पहले 7 लेने हैं तो n की वैल्यू में 7 पुट करूंगा, 7 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 का अंडर रूट. तो ये मेरे पास आ गया जी 48 डिवाइडेड बाय 12 का अंडर रूट, जो कि बेसिकली 4 का अंडर रूट बन गया. और 4 का अंडर रूट हम सभी जानते हैं 2 रहता है, और इसीलिए बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2. चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर स्क्यूनेस.
इट इज अ मेजर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्क्यूनेस बिल्कुल आपकी सिमेट्री को दर्शाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बिल्कुल सिमेट्री में है या फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आड़ी तिरछी है, कुछ इस तरीके की है या कुछ इस तरीके की है। तो इस चीज को आपका जो स्क्यूनेस है वो यहाँ पे दर्शाता है। फॉर द राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है जनाब कुछ राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन इज टू बी द राइट ऑफ द मीडियन, तो मीन बिल्कुल मीडियन के राइट में रहता है, बिल्कुल सही है। फॉर द राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज टू बी राइट ऑफ द मोड, तो मीन बिल्कुल मोड के भी राइट में रहता है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। फॉर द राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन, नहीं जी मीन लेफ्ट में तो नहीं है, राइट में रहता है, इसलिए ये गलत है। फॉर द राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज टू बी द लेफ्ट ऑफ मोड, ये भी गलत हो गया क्योंकि जनाब मीन तो दोनों के राइट में ही है, और इसीलिए हमारा जो आंसर यहाँ पे बनेगा उसमें ए बी और सी करेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी ओनली। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the standard deviation of the first n natural numbers? देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले नहीं पूछ रहे, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। तो फॉर्मूलाज जितने भी आपके सिलेबस में हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। और ये फॉर्मूला यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ये आपको चूज करना है कौन सा करेक्टली है जी फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें देखने को मिल रहा है। So option 3 is going to be the correct answer. चलिए तो यहां पे अभी हमारे पास सवाल है, which of the following are positional averages? अब देखो हमारी जो एवरेजेस होती है ना, दो तरीके की एवरेजेस होती हैं। एक एवरेजेस होती हैं मैथमेटिकल एवरेजेस और दूसरी होती हैं पोजीशनल एवरेजेस। अब मैथमेटिकल वो है जिसमें आप कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करके फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे, आप कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत सारी चीजें करेंगे और फिर आपका आंसर जाके निकलेगा। और ये आपका मीन होता है बेसिकली, जब आपको मीन निकालना है तो मीन के लिए आपको पूरा एवरेज लेना है, सम करना है, डिवाइड करना है, तो ये आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन भरपूर करके निकालते हैं। अगर पोजीशनल एवरेजेस की बात करें तो यहाँ पे हम अपने डाटा सेट में कुछ पोजीशंस को देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा पोजीशंस पे आ रही है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सेंट्रल पोजीशन पे आ रही है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके मीडियन और मोड आ जाते हैं, और मीडियन का ही यहाँ पे एक दूसरा रूप रहता है क्वार्टाइल्स का, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं जी हमारे गिवन ऑप्शंस को, तो यहाँ पे मीन है, मीडियन है, मोड है, क्वार्टाइल्स है, हार्मोनिक मीन है। तो मीन को हटा दीजिए, मीन यहाँ पे नहीं आएगा। आपके मीडियन, मोड और क्वार्टाइल को आप पोजीशनल एवरेजेस में डाल सकते हैं, बी सी डी को डाल सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी ओनली। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के ऊपर। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।